स्टूडेंट, वेलकम टू केजीएस फार्मेसी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एचएलबी सिस्टम के बारे में। ये हमारी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स थर्ड सेमेस्टर बी फार्मा, इसमें हम पढ़ेंगे एचएलबी सिस्टम के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं सर्फेक्टेंट क्या होते हैं हमारे, उनके बारे में कितने टाइप के होते हैं, सारी चीज़ पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एचएलबी स्केल के बारे में और इसमें हमारी यूनिट ख़त्म हो जाएगी ये थर्ड वाली, देन हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो इसमें पहले देखते हैं एचएलबी स्केल क्या होती है हमारी। एचएलबी स्केल का मतलब है एचएलबी, एच का मतलब है हाइड्रोफिलिक, एल का मतलब है लिपोफिलिक, बी का मतलब है बैलेंस सिस्टम। ठीक है, एचएलबी स्केल का मतलब हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस सिस्टम या एचएलबी स्केल। तो एचएलबी स्केल जो फैसली प्रपोज की थी ग्रैफिन ने प्रपोज की थी, ग्रैफिन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एचएलबी स्केल को प्रपोज किया था। तो इन्होंने बताया था कि फॉर राइट सिलेक्शन, ये स्केल किस लिए प्रपोज की गई थी कि इट प्रोवाइड फॉर राइट सिलेक्शन और राइट टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट फॉर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। तो हमने पहले सर्फेक्टेंट पढ़े हैं, तो हमें कौन सा सर्फेक्टेंट सेलेक्ट करनी चाहिए किस एजेंट के लिए और किस टाइप का सर्फेक्टेंट हमें यूज करना चाहिए इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में, तो उसको बताने के लिए ग्रैफिन ने ये एचएलबी स्केल प्रपोज की थी। तो एचएलबी स्केल क्या बताती है, इसने बताया कि इमल्सिफायर एंड सर्फेक्टेंट आर करेक्टराइज, दो टाइप से करेक्टराइज हुए, इमल्सिफायर एंड सर्फेक्टेंट अकॉर्डिंग टू द बैलेंस बिटवीन द हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग एंड लिपोफिलिक, ऑयल लविंग पोर्शन ऑफ देयर मॉलिक्यूल। तो इनका बैलेंस कैसे होता है, या तो वाटर लविंग होंगे या लिपोफिलिक होंगे, तो इनको इस अकॉर्डिंग बांटा गया है हमारे इमल्सिफायर और सर्फेक्टेंट को। तो इनका जो पोर्शन होगा या तो वाटर लविंग होगा या हाइड्रोफिलिक ऑयल लविंग होगा। तो हमने सर्फेक्टेंट में देखा था टेल और हेड, तो ऐसे ही इसमें जो टेल होती है वो क्या होती है हमारी ऑयल लविंग और हेड होता है हमारा वाटर लविंग होता है। ठीक है, सो अब देखते हैं हम इसमें क्या है हमारी जो हाइड्रोफिलिक वैल्यू होती है और जो एक स्केल में एक वैल्यू इंडिकेट करती है वो क्या होती है, सर्फेक्टेंट क्या होता है हमारा लिपोफिलिक और सॉल्युबल इन ऑयल होता है। और एचएलबी वैल्यू जो 20 इंडिकेट करती है वो क्या होती है, सर्फेक्टेंट हाइड्रोफिलिक एंड सॉल्युबल इन वाटर होता है। तो इन्होंने एचएलबी इक्वल टू बताया था हाइड्रोफिलिक अपॉन लिपोफिलिक। तो ये हमारी क्या है एचएलबी स्केल है, दिस इज एचएलबी स्केल 1 to 20। तो इसमें सबसे नीचे वाला पार्ट हमारा क्या है, ये 0 से लेके 7 तक, तो 0 से लेके 8 तक, तो ये यहाँ से लेके 1 to लेके 8 मतलब लिपोफिलिक ऑयल सॉल्युबल। ठीक है, और 8 से ऊपर वाला 8 से लेके 12 के बीच में वाटर डिस्पर्जेबल एंड 8 से 12 वाटर डिस्पेंसल और 13 to 20 हाइड्रोफिलिक इन नेचर। ठीक है, हाइड्रोफिलिक या वाटर सॉल्युबल। ठीक है, तो अब इनमें भी सब पार्ट डिवाइडेड है। लिपोफिलिक में कैसे 3 पार्ट टाइप से डिवाइड है हमारा लिपोफिलिक। इसमें पहला पार्ट है कौन सा, एंटी फॉर्मिंग एजेंट। सो हमारा 0 to 3 हमारा क्या है एंटी फॉर्मिंग एजेंट। ठीक है, और 3 to 6 क्या है हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट, 3 to 6 इमल्सिफाइंग एजेंट, और बैटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट हमारा 7 to 9 है। एंड उसके बाद हमारा क्या है ऑयल एंड वाटर, पहले वाटर एंड ऑयल इमल्सर था, अब हमारा क्या है ऑयल एंड वाटर। पहले वाटर एंड ऑयल मतलब ऑयल की कंसंट्रेशन ज़्यादा वाटर की कम, जिसमें अब ऑयल की कम वाटर की ज़्यादा। ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट कब होते हैं, वो होते हैं हमारे 18 to 16 के बीच में। ठीक है, ये एक स्केल हमारी 8 to 16 के बीच में। ठीक है, और फिर इसके बाद आते हैं हमारे डिटर्जेंट। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, ये भी उसी के बीच में होते हैं 13 to 16 के बीच में। ठीक है, तो ये इस स्केल के ना से हमारे 13 to 16 के बीच में रहते हैं। और लास्ट में आते हैं हमारे सॉल्युबलाइजिंग एजेंट जो 16 to 20 तक होते हैं। ठीक है, लास्ट तक। तो अब इन सबको याद कैसे करते हैं, तो इस सब को एक ट्रिक होती है इन सबको याद करने की। कैसे, जैसे मान लो आपकी मम्मी ने कहा कपड़े आपकी शर्ट सूख गई है, तो सारी शर्ट निकाल लाओ, उन्हें क्या कर दो वेट कर दो, पुट कर दो वेट, सुखाने के लिए शर्ट को रख दो इन डिटर्जेंट में, जिससे वो क्या हो जाए सॉल्युबलाइज हो जाए, उनमें का मैल हो जाए जो सॉल्युबलाइज हो जाए। तो इससे क्या करेंगे ऑल वेट शर्ट डिटर्जेंट सॉल्युबलाइजिंग एजेंट,
मतलब सारी वेट शर्ट, तो मतलब ऑल मतलब एंटी फॉर्मिंग एजेंट 1 to 3 वो 0 to 3 यहाँ 0 होगा, 0 to 3 हमारा एंटी फॉर्मिंग एजेंट। देन वेट शर्ट 7 to 9, तो मतलब 7 to 9 हमारा बैटिंग एजेंट होंगे, बैटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट, ठीक है। और डिटर्जेंट क्या है हमारा 13 to 15, मतलब इसके बाद हमारा क्या आएगा डिटर्जेंट आएगा, तो ये हमारा 13 to 15 होगा। देन सॉल्युबलाइजिंग एजेंट ये 16 to 20 होगा। अब हमें वाटर एंड ऑयल सॉल्युबल इमल्सन याद करने हैं, तो वाटर ऑयल वाटर, देन वाव से इसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला वाला क्या होगा वाटर और ऑयल वाला, तो ऑयल की कंसंट्रेशन जिसमें ज़्यादा है वो 3 to 8 के बीच में होगा, और ऑयल एंड वाटर वाला जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो 8 to 16 के बीच में हमारा इमल्सीफायर होगा। तो इसको याद करने की यही ट्रिक है। तो ऑल एंटी फॉर्मिंग एजेंट हमारे 1 to 3 के बीच में, देन हमारे वाटर एंड ऑयल 3 to 8 के बीच में, देन वाटर एंड ऑयल इमल्सीफायर, देन 7 to 9 हमारे वेटिंग एजेंट या स्प्रेडिंग एजेंट, देन उसके बाद 8 to 16 हमारे ऑयल एंड वाटर इमल्सीफाइंग, एंड देन हमारे डिटर्जेंट 13 to 15, एंड देन सॉल्युबलाइजिंग एजेंट 16 to 20। और इधर वाली टेबल आप याद ही कर सकते हो, जैसे 1 से लेके इसमें 8 तक क्या है हमारे लीफोफिलिक वाले ऑयल सॉल्युबल, और 8 से लेके 12 तक वाटर डिस्पर्जेबल, मतलब 4 जो होंगे हमारे वाटर डिस्पर्जेबल, देन 12 से लेके और पूरे 20 तक हमारे क्या है लीफोफिलिक, मतलब हाइड्रोफिलिक इन नेचर वाटर सॉल्युबल, 20 तक हमारे वाटर सॉल्युबल हो गए। अब इसमें ये होगी हमारी HLB स्केल, तो इतना ही बहुत होता है HLB स्केल में। आप इतना लिख दोगे आराम से 5 नंबर मिल जाएंगे इसमें HLB स्केल में। देन सॉल्युबलाइजेशन, अब सॉल्युबलाइजेशन क्या होता है, टर्म होती है कितनी पावर है उसकी सॉल्युबलाइज होने की। तो इट इज़ द प्रोसेस इन विच सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इंक्रीज्ड इन एक्वस मीडियम विद द हेल्प ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट या सरफेक्टेंट। दिस फिनोमेना इज नोन एज सॉल्युबलाइजेशन। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं उसकी इंक्रीज कर देते हैं किसी भी एक्वस मीडियम में उसकी सॉल्युबिलिटी। इन दिस प्रोसेस इन विच सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें क्या कर देते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्रीज इन एक्वस मीडियम with the help of surface active agent या surfactant. This phenomena is known as solubilization. So it is used to many industry for the mixing of two miscible liquid and help to making of drug. तो इसमें क्या करते हैं हम सॉल्युबलाइजेशन में उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ा देते हैं। कैसे, मान लो हमारे पास ये एक सॉल्वेंट था हैं, और इसके साथ हम एक को सॉल्वेंट का यूज करके उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं सॉल्युबलाइजेशन में। कैसे, मान लो ये हमारे 2 इमिसिबल लिक्विड है तो ये इसमें एक सॉल्वेंट है और इनके बीच में 2 इमिसिबल लिक्विड है, 3 हमारी लेयर फॉर्म है 2, ठीक है। तो हम इसमें एक को सरफेक्टेंट या को सॉल्वेंट यूज करते हैं जो इसकी सॉल्युबलाइजेशन पावर को बढ़ा देता है। तो मतलब ये 2 इमिसिबल लिक्विड को मिक्स कर देता है बाय दी हेल्प ऑफ को सॉल्वेंट। तो सॉल्युबलाइजेशन में हम को सॉल्वेंट का यूज करते हैं। देन आती है डिटर्जेंसी क्या होती है, ये किसी भी सरफेस को क्लीन करने के लिए यूज होती है। डिटर्जेंसी इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फिनोमेना विच डर्ट या ऑयल सॉलिड ऑब्जेक्ट रिमूव फ्रॉम द सरफेस, मतलब क्लीनिंग ऑफ सरफेस मान लो। सो इट इज़ द प्रोसेस या फिनोमेना इन विच डर्ट या ऑयल सॉलिड ऑब्जेक्ट रिमूव फ्रॉम द सरफेस विद द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट की हेल्प से हम ऑयल को या डर्ट पार्टिकल को रिमूव करते हैं किसी भी सरफेस से। डिटर्जेंसी जैसे घर में पोंछा लगाते हैं ना, यही मान लो डिटर्जेंसी हो गई विद द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट, अगर डिटर्जेंट डालते हैं। एंड द डिटर्जेंट आर बेसिकली मेड अप ऑफ सरफेक्टेंट और इट्स सरफेक्टेंट, मतलब ये सरफेक्टेंट से ही बना होता है डिटर्जेंट। और इट वर्क दैट इट रिड्यूस अधेसिव फोर्स, ये क्या कर देता है कम कर देता है उसकी अधेसिव फोर्स को, और डर्ट पार्टिकल इजीली रिमूव फ्रॉम द सरफेस। तो अधेसिव फोर्स कम होगी बिटवीन 2 इमिसिबल लिक्विड के बीच, तो ये सरफेक्टेंट मिला दिया हमने तो इसकी अधेसिव फोर्स को क्या कर देगा कम कर देगा, देन उसे रिमूव कर देगा सरफेस से। देन अब हम पढ़ते हैं इसमें
एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉलिड इंटरफेस। सो एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन, तो दो डिफरेंस वर्ड की आपको मीनिंग तो पता ही होगी कि एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, अब्जॉर्ब हो जाता है सॉलिड के अंदर, बट एडजॉर्प्शन का मतलब होता है कि वो अब्जॉर्ब नहीं हुआ सॉलिड के अंदर, ऊपर उसकी सरफेस पर रह गया था। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है सरफेस पर रहना, तो एडजॉर्प्शन एट सॉलिड सरफेस, सॉलिड इंटरफेस, तो मतलब ये कोई सॉलिड है, इसकी सरफेस पे ये मॉलिक्यूल रह गए, ये क्या है हमारा एडजॉर्प्शन है, ठीक है। सो व्हेन substance या मटेरियल डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन एट सॉलिड इंटरफेस, तो मतलब सॉलिड की सरफेस पे कोई भी सब्सटेंस रह गया उसे क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन एट सॉलिड इंटरफेस, ठीक है। द मटेरियल या सब्सटेंस विच डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड एडजॉर्बेट, जो मटेरियल या सब्सटेंस जो डिपॉजिट होता है, मतलब ये मान लो ये क्या है, हमारी सरफेस है और ये हमारे इस पर मटेरियल डिपॉजिट हुआ है, एडजॉर्ब हुआ है, तो ये जो होगा इसे कहेंगे हम एडजॉर्बेट, मतलब जो मटेरियल डिपॉजिट हुआ है उसे कहते हैं एडजॉर्बेट, ठीक है। और जो ये सरफेस, ये मटेरियल इस पर डिपॉजिट हुए हैं, तो और जो ये सरफेस है इसे कहेंगे हम एडजॉर्बेंट, ठीक है, एडजॉर्बेंट, ठीक है। तो मटेरियल जो डिपॉजिट हुआ है उसे एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट से मतलब कोई मेल होगा, मतलब मटेरियल ही होगा, और एडजॉर्बेंट ऐसी सरफेस जिसके ऊपर डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। तो द मटेरियल या सब्सटेंस वूज सरफेस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन कॉल्ड एडजॉर्बेंट, जिस सरफेस पर टेक्स मतलब पहले से होता है उसे हम अब्जॉर्बेंट कहते हैं। यही ये देखो इसमें लिखा हुआ है, जैसे ये हमारी सॉलिड सरफेस है, इसके ऊपर ये मटेरियल हमारे डिस्पोजिट हुए हैं, देन ये मटेरियल क्या कहलाएगा हमारा एडजॉर्बेट, और ये सरफेस क्या कहलाएगी एडजॉर्बेंट, ठीक है। सो नाउ एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट आर अटैच्ड विथ ईच अदर विथ सम अट्रैक्शन फोर्स। सो हमें तो पता ही है कि कुछ जो मटेरियल होगा वो किसी फोर्स के द्वारा ही तो अटैच है सरफेस पे, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, सो इस बेसिस पर दो टाइप की फोर्स डिवाइड होती हैं, पहला होता है फिजिकल अब्जॉर्प्शन, एक होता है केमिकल अब्जॉर्प्शन। तो इसे फिजिकल अब्जॉर्प्शन को क्या कहते हैं, फिजियो अब्जॉर्प्शन, केमिकल अब्जॉर्प्शन को हम केमियो अब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। तो फिजियो अब्जॉर्प्शन मतलब इसमें क्या होगा, जो पार्टिकल अटैच होगा वो वीक बॉन्ड के थ्रू अटैच होगा हमारी सरफेस से, तो मतलब व्हेन अब्जॉर्बेंट एंड अब्जॉर्बेट, जब अब्जॉर्बेंट मतलब सरफेस एंड अब्जॉर्बेट जो पार्टिकल आया है इज अटैचड विथ ईच अदर विथ सम वीक बॉन्ड, मतलब मैंने बताया आपको वीक बॉन्ड से अटैच होगा, लाइक वंडरबल फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड, इन सब से अटैच होगा, तो क्या होगा, दीज आर रिवर्सिबल, मतलब ये क्या होगा, जैसे मान लो एक गिलास है, आपने उसमें कोल्ड ठंडा पानी रखा, अब ये ठंडा पानी क्या होगा, उसके बाहर अपना कुछ मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा बाय द एडजॉर्प्शन, देन वो मॉलिक्यूल क्या होंगे वहाँ से गिर जाएंगे, गिरने के बाद वो डायरेक्ट फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो यही क्या होता है हमारा रिवर्सिबल, मतलब जो फिजियो अब्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। एंड दीज हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके पास क्या होती है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कम्पेयर टू द केमिकल अब्जॉर्प्शन के। सो इट इज लेस एनर्जी कंज्यूम, सो ये क्या कंज्यूम करता है, हमारी लेस एनर्जी। सो ऐसे ही सेकेंड आता है इसमें हमारा केमिकल अब्जॉर्प्शन। अब फिजिकल अब्जॉर्प्शन में क्या थी, वीक बॉन्ड लग रहा था, ऐसे केमिकल अब्जॉर्प्शन में जो एडजॉर्प्शन होगा हमारा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के थ्रू, मतलब व्हेन एडजॉर्बेट एंड अब्जॉर्बेंट आर अटैच्ड टू ईच अदर विद सम स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड एज लाइक एज कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड की थ्रू जो अटैच होते हैं, मतलब केमिकल बॉन्ड। सो ये क्या होता है, दीज आर इरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब जैसे मान लो कोई ये क्या था, लोहा था, इस पर अगर जंग लग गई हमारी तो क्या होगा, ये इस पर जंग लग गई तो ये क्या होगी, इरिवर्सिबल प्रोसेस, फिर ये हटेगी नहीं, आपको उसे बदलना ही पड़ेगा, तो ये इनरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। सो दीज हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड अब्जॉर्बेट, इट इज़ मोर एनर्जी कंज्यूमिंग एज कम्पेयर टू फिजियो अब्जॉर्प्शन, इसमें ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है एज कम्पेयर टू फिजियो। तो अब हम देखते हैं इसके अनुसार हमारी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म।
सो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हमारी दो टाइप की होती हैं, एक होती है लैंगमियर और एक होती है लैंगमिनर, वो फ्रेडलिच वाली, एक होती है लैंगमियर। तो फ्रेडलिच सबसे, तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्यों आई? तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एक ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द, तो हमने एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो हम इसमें एडजॉर्बेट ले रहे थे उसका एक ग्राफ प्लॉट किया, मतलब प्रेशर ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बेट, मतलब अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्बेट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी कि घटेगी। तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बेट क्या होगी, बढ़ेगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ठीक है, तो ये हमारे इसके बेसिस पर दो टर्म आई, पहले आई हमारे फ्रेडलिच थ्योरम एंड दूसरी आई लैंगमियर थ्योरम। तो फ्रेडलिच थ्योरम ने क्या बताया कि लेट्स व्हेन एडजॉर्बेट, अकॉर्डिंग टू फ्रेडलिच थ्योरम, व्हेन एडजॉर्बेट इज अटैचेड ऑन एडजॉर्बेंट, मतलब जब हमारा एडजॉर्बेट अटैच होता है एडजॉर्बेंट से, मान लो जैसे ये सॉलिड सरफेस है, इसके ऊपर ये हमारा एडजॉर्बेट है और नीचे ये सरफेस को हम क्या कहते हैं, एडजॉर्बेंट। तो ये अटैच होता है एट द टाइम, हमारा क्या होता है, एक्स मास ऑफ अब्जॉर्बेट और मास ऑफ अब्जॉर्बेंट क्या होता है, एंड देयर फ्रैक्शन ऑफ अब्जॉर्प्शन इक्वल टू होता है हमारा एक्स अपॉन एम। मतलब इन्होंने बताया जब हम एंड ऑन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेट, जब हम अमाउंट इंक्रीज करते हैं एडजॉर्बेट का तो फ्रैक्शन ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है, एंड ऑन द इंक्रीजिंग प्रेशर फ्रैक्शन ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज। तो मतलब इन्होंने यही बताया डायरेक्ट कि जो एक्स अपॉन एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब फ्रैक्शनल ऑफ एडजॉर्बेंट, मतलब फ्रैक्शन ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर फ्रैक्शनल ऑफ एब्जॉर्ब होगा तो हमारा एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा, और अगर फ्रैक्शन ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो फ्रैक्शन ऑफ एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। मतलब फ्रैक्शन ऑफ एडजॉर्प्शन इन्होंने एक्स अपॉन एम इधर माना था, जैसे ही ग्राफ है तो एक्स अपॉन एम, और इधर हमारा प्रेशर, अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो एक्स अपॉन एम भी हमारा इंक्रीज होगा, फ्रैक्शन ऑफ एडजॉर्प्शन मतलब अमाउंट ऑफ अब्जॉर्बेट इंक्रीज हो जाएगा। मान लो जैसे कोई ये सरफेस है, अगर इस पर पार्टिकल पड़ा है तो हमने अगर इस पर प्रेशर दिया तो ये फैलेगा, तो इसकी सरफेस एब्जॉर्बेंट के ऊपर ये फैल जाएगा, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेट हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, सो इंक्रीज। तो अकॉर्डिंग टू फ्रेडलिच, सो इन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू फ्रेडलिच थ्योरम, सो एक्स इन प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर 1/n, एन क्या है हमारा कांस्टेंट है, पी हमारा कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो एक्स हमारा कितना हो जाएगा, के पी, के क्या हमारा कांस्टेंट और पी हमारा कांस्टेंट और एन भी कांस्टेंट। तो इट इज बेस्ड ऑन केमिकल अब्जॉर्प्शन। तो एक्स क्या है हमारा यहाँ पे, फ्रैक्शनल ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, सो अगर फ्रैक्शनल ऑफ एब्जॉर्प्शन हमारा किसके, अगर कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा, हमारा एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। बट इसके बाद आए हमारे लैंगमियर थ्योरम, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ इसमें मॉडिफिकेशन किया। सो इट इज बेस्ड फिगर, वो था हमारा किसके ऊपर, केमिकल अब्जॉर्प्शन के ऊपर, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इसमें क्या हो रहा था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के थ्रू अटैच हो रहा था। तो इसमें क्या था, हमारी डेरिवेशन बनी एक्स अपॉन एक्स एम इक्वल टू, या एक्स इक्वल टू के पी 1/n। के क्या है यहाँ पर कांस्टेंट, पी प्रेशर 1/n, तो एन भी हमारा यहाँ कांस्टेंट होगा, या नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, सो अब आते हैं हमारे लैंगमियर थ्योरम। इट बेस्ड फिजियो अब्जॉर्प्शन, वो थी हमारी केमिकल अब्जॉर्प्शन, ये हमारी फिजियो अब्जॉर्प्शन पे। तो इन केस बी लेट देयर सम वैकेंट साइड, तो इनके अनुसार क्या था, कुछ वैकेंट साइड ऑन पार्टिकल अटैच। तो इनके अनुसार क्या होता है फिजिकल अब्जॉर्प्शन में, कि जब हमारा ये मान लो ये कोई सॉलिड पार्टिकल है, इसके ऊपर पार्टिकल अटैच हो रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, कहीं कहीं मतलब उनके बीच में जब वो पार्टिकल
अटैच होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होती है वहाँ पर बैक एंड साइड फॉर्मेशन हो जाती है। सो दिस इज बैक एंड साइड। और जहाँ पर पार्टिकल अटैच हो रहे हैं जहाँ पर सरफेस के वहाँ पर, वो हमारी एक्टिव साइड कहलाती है। ठीक है, जब मान लो कोई ये सॉलिड पार्टिकल की सरफेस है, इसके ऊपर जो पार्टिकल यहाँ मान लो यहाँ गिर रहा है, यहाँ पे है, तो ये क्या है, इसकी एक्टिव साइड है। और फिर दूसरा पार्टिकल यहाँ पे है, तो ये बीच में जो है क्या है, वोकेंट साइड। ठीक है, सो एडजॉर्बेंट एंड अब्जॉर्बेंट के बीच में क्या होती है, एक वोकेंट साइड होती है, मतलब सेकेंड अब्जॉर्बेंट के बीच में। सो एक्टिव साइड क्या होती है, जहाँ पार्टिकल अटैच होता है, और बैकेंड साइड कहाँ होती है, जहाँ पार्टिकल डी अटैच होता है, डी अटैच फ्रॉम एक्टिव साइड आफ्टर एडजॉर्प्शन, यहाँ से डी अटैच होता है जब आफ्टर एडजॉर्प्शन। तो मान लो एडजॉर्प्शन दो टाइप का होता है, एक एडजॉर्प्शन एक डिजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन क्या होता है, हमारा पार्टिकल का अटैच होना, डिजॉर्प्शन पार्टिकल का मूव होना। So attachment of particle on the surface and detachment of particle from the surface, दो टाइप का एडजॉर्प्शन। तो मान लो कोई A है प्लस B, बन गया AB, तो ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा एडजॉर्प्शन। ठीक है, और डिजॉर्प्शन क्या है, ये AB ने अपना तोड़ दिया, A अलग हो गया, B अलग हो गया, तो ये हमारा डिजॉर्प्शन हो गया। ठीक है, तो यही। सो लेट्स R1 is rate of absorption, R2 is rate of desorption. So rate of absorption. So let हमने माना कि थीटा क्या है हमारी, फ्लूइड साइड या एक्टिव साइड है। सो 1 माइनस थीटा क्या हो जाएगी, हमारी वोकेंट साइड हो जाएगी, मतलब उसका उल्टा हो जाएगा। तो थीटा का उल्टा क्या होगा, 1 माइनस थीटा। सो फ्लूइड साइड या एक्टिव साइड होगी थीटा हमारी, 1 माइनस थीटा होगी हमारी बैकेंड साइड। सो रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन इज डिपेंडेंट ऑन बैकेंड साइड। तो इन्होंने बताया कि रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन क्या होता है, डिपेंड होता है हमारी बैकेंड साइड के ऊपर। सो बिकॉज द मोर बैकेंड साइड द दो मोर पार्टिकल अटैच। तो अगर मान लो जैसे ये सॉलिड सरफेस है, इसके ऊपर अगर बैकेंड साइड, ये बैकेंड साइड ज़्यादा रहेंगी, मतलब यहाँ से पार्टिकल डिटैच होगा जल्दी जल्दी, तो मोर पार्टिकल हमारा क्या होगा, इस पर एब्जॉर्ब होगा। सो इन्होंने दिया R1 इक्वल टू R1 इक्वल टू K1 1 माइनस थीटा इंटू P। सो R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस थीटा इंटू P। सो R1 इक्वल टू K1 क्या कांस्टेंट यहाँ लिया हमने, और 1 माइनस थीटा तो हमें पता ही है सेकेंड साइड होगी, और P हमारा प्रेशर। तो बियर R इज रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा एट प्रेशर विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, जिस प्रेशर पर हम एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। सो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन या रेट ऑफ डिजॉर्प्शन इज डिपेंड ऑन एक्टिव साइड। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हमारा किस पर डिपेंड कर रहा था, वेकेंट साइड पे। जितनी ज़्यादा वेकेंट साइड होंगे उतना ज़्यादा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा। अब रेट ऑफ डिजॉर्प्शन हमारा डिपेंड करता है एक्टिव साइड के ऊपर। तो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन इज डिपेंड ऑन एक्टिव साइड। सो बिकॉज द मोर पार्टिकल अटैच, सो गेट मोर पार्टिकल डिटैच। अगर पार्टिकल ज़्यादा अटैच होंगे तो पार्टिकल ज़्यादा डिटैच होंगे। मान लो ये कोई गिलास था, जैसे ही ये नीचे गिरेंगे तो दूसरे ठंडे पार्टिकल और आ जाएंगे बाहर, देन ये गिरेंगे, देन ये लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, देन और जो इसमें ठंडे पार्टिकल, तो जल्दी जल्दी मतलब पार्टिकल सरफेस पर आएंगे और डी अटैच होते रहेंगे, तो जिससे क्या होगा, रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन डिजॉर्प्शन इज डिपेंड ऑन एक्टिव साइड। जितनी ज़्यादा, मतलब ये हमारा सॉलिड है, इसमें ये जो एक्टिव साइट है, जितनी ज़्यादा ये एक्टिव साइट होंगी तो उतनी ज़्यादा हमारे वो होगा, क्या होता है, डिटैचमेंट होगा। तो हमारी हमारा R2 इन प्रोपोर्शनल टू थीटा, मतलब रेट ऑफ डिजॉर्प्शन इज डिपेंडेंट ऑन एक्टिव साइड बिकॉज द मोर पार्टिकल अटैच गेट मोर पार्टिकल डिटैच। सो R1 उसमें R1 प्रोपोर्शनल था थीटा माइनस 1 माइनस थीटा के। अब इसमें R2 हमारा इक्वल टू या प्रोपोर्शनल होगा थीटा के। तो R2 इक्वल टू K2 हमारा क्या है, कांस्टेंट, और थीटा हमारा नंबर ऑफ बाइंडिंग साइड। ठीक है, K2 हमारा क्या है, वो थीटा क्या है हमारा, बैक एंड एक्टिव साइड। ठीक है, नंबर ऑफ एक्टिव साइड। तो प्रेशर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर डी अटैचमेंट। तो पार्टिकल को डी अटैच करने के लिए हमें प्रेशर की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप डी अटैच हो जाता है। कैसे, मान लो पार्टिकल को अटैच करने के लिए मान लो कोई एक बूंद पड़ी है, ये
इसे फैलाने के लिए हमें तो फोर्स की ज़रूरत रहती है, लेकिन डी अटैच मतलब इसे उड़ने के लिए कोई ज़रूरत नहीं रहेगी या गिरने के लिए फोर्स की। तो एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे हमारा R1 एंड R2 क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देन क्या होगा, K1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1, R1 और R2 की वैल्यू रख देंगे। देन हमारा R1 की वैल्यू कितनी थी 1, वो K है 1 माइनस थीटा इंटू P इक्वल टू K2 थीटा। सो K1 P, ये जब हमने इसकी इसे हमने सॉल्व किया, देन हमारा K1 P माइनस K1 थीटा P इक्वल टू K2 थीटा। देन K1 P इक्वल टू K2 थीटा, हमने ये इधर ले आए। देन K1 थीटा P हो गया हमारा, तो ये माइनस का था, इधर आया प्लस में हो गया। देन K1 P इक्वल टू हो गया हमारा थीटा K2 प्लस K1 P। सो दिस इज लैंगमैन इक्वेशन। तो ये हमारी लैंगमैन इक्वेशन बनी। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इक्वल टू K1 P अपॉन K2 प्लस K1 P, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ लैंगमैन इक्वेशन ख़त्म हुई। तो थैंक यू। आज हमने यूनिट 3 ख़त्म करी। अब हम यूनिट 4 पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सेशन के बारे में।